हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ में ऐसा होता है कि जब भी वो पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो बहुत जल्दी उनको नींद आ जाती है, बोर हो जाते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता, या फिर बहुत मेहनत करके बहुत देर तक की जब पढ़ाई कर भी लेते हैं और चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स को समझ भी लेते हैं, तो फिर उन चीज़ों को देर तक की याद नहीं रख पाते। खासतौर से जब एग्ज़ाम में लिखने के लिए बैठते हैं तो जिन चीज़ों को याद किया हुआ होता है तो वो याद ही नहीं आती। जिन कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से समझ लिया हुआ होता है तो उन कंसेप्ट्स को पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है? अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसके पीछे का जो रीज़न है तो वो या तो हमारे सब्जेक्ट्स हैं या फिर हमारा सिलेबस है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि असल में इसके पीछे की जो वजह है तो वो हमारा सिलेबस या फिर हमारे सब्जेक्ट्स नहीं होते, बल्कि हमारे ज़रिए से यूज़ की जाने वाली जो गलत स्टडी टेक्निक्स है तो वो असल चीज़ है कि जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी पढ़ाई करते करते बोर हो जाते हैं, या फिर जिन चीज़ों को हम अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो उनको समझ नहीं पाते। तो अगर ये सब चीज़ें आपके साथ में होती हैं, पढ़ाई के अंदर आपका ध्यान नहीं लगता, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते, अगर आप चीज़ों को ठीक से याद नहीं कर पाते, तो ये सब चीज़ें अगर आपके साथ में होती हैं तो ये जो वीडियो है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि ऐसी 10 टेक्निक्स है कि जिनको यूज़ करके आप अपनी स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। आप हो सकता है कि अपने क्लास के, अपने कॉलेज के टॉपर इससे बन जाए। हो सकता है कि आप अपनी जो फील्ड चूज़ कर रहे हैं तो इन टेक्निक्स को यूज़ करके अगर जब पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है कि आप अपने उस फील्ड में, आप अपने उस सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्टीज़ लेवल तक के पहुंच जाए। तो वीडियो को आखिर तक के ज़रूर देखना। तो देखिए, जब इफेक्टिव स्टडीज़ की हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम ऑर्गेनाइज्ड रहना सीखें। हमारी हर चीज़ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर रखी हुई होनी चाहिए। आमतौर पर क्या करते हैं हम लोग कि हमारी जितनी भी स्टडीज़ से रिलेटेड चीज़ें होती है, जो मटेरियल होता है, तो वो बहुत ही बिखरा हुआ होता है। एक चीज़ इधर पड़ी हुई होगी, दूसरी चीज़ कहीं पर दूसरे किसी कमरे के अंदर पड़ी हुई होगी। तो ये जो तरीका है तो ये सही नहीं है। हमारी हर चीज़ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर रखी हुई होनी चाहिए, चाहे फिर वो हमारे असाइनमेंट्स हो, चाहे हमारे प्रैक्टिकल वर्क हो, तो ये सब चीज़ें एक जगह पर रखी हुई होनी चाहिए। ये बहुत काम की चीज़ है। तो ऐसा नहीं होगा कि जब हम पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो एक चीज़ को यहाँ से निकालना पड़ रहा है, दूसरी चीज़ को किसी दूसरे कमरे से ढूंढ कर हमको लाना पड़ रहा है, कोई चीज़ किसी हमारे दोस्त के पास में पड़ी हुई है। तो ये चीज़ अगर होगी तो ये हमारी स्टडीज़ के ऊपर बहुत ही बैड इफेक्ट डालती है। अब ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर रहने की जो बात है तो ऐसा नहीं है कि ये आपके सिर्फ स्टडी मटेरियल से या फिर फिजिकल चीज़ों से रिलेटेड चीज़ होगी, बल्कि ये बहुत सारी दूसरी चीज़ों के अंदर भी आपको सीखनी पड़ेगी। तो जैसे मिसाल के तौर पर आपका जो एग्ज़ाम की डेट है, या फिर एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है, आपके असाइनमेंट्स को सबमिट करने की जो डेट है, ये जितनी भी ड्यू डेट्स होती हैं, लास्ट डेट्स होती हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। आपके पास में इनका पूरा एक शेड्यूल होना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ कब सबमिट करवानी है, किस चीज़ की ड्यू डेट कौन सी है। ये नहीं होना चाहिए कि जो बिल्कुल लास्ट मिनट स्ट्रेस जो होता है तो आप उसके अंदर पड़ जाएं। इसकी वजह से आपके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, आपको टेंशन आएगा, पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी, और यही सब चीज़ों के अंदर आप लगे हुए होंगे। अगर आप अपनी हर चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर रखते हैं तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिल सकता है। और इसका बहुत आसान कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड बना सकते हैं। तो जैसे हर किसी के घर के अंदर एक वॉल कैलेंडर तो होता ही है, तो अपने वॉल कैलेंडर के ऊपर अलग अलग चीज़ों के आप डेट्स लिख कर रखते जाइए। इससे आपको जब भी आप उस कैलेंडर को देखेंगे तो आपको रिमाइंड होता रहेगा कि किस चीज़ की डेट कब की है, कौन सी चीज़ आपको कब करनी है। अगर उसके ऊपर नहीं लिख सकते तो हम में से हर किसी के मोबाइल फ़ोन के अंदर कैलेंडर होता है, कैलेंडर एप्लीकेशन के अंदर उन चीज़ों को डाल कर रखिए। स्पेशल एक डायरी खरीद लीजिए, एक डायरी अपनी सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए बनाइए कि आप इसके अंदर आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन किया करेंगे। आप किसी एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन में, या फिर किसी और चीज़ के अंदर, आपके पास में टैबलेट या लैपटॉप जो भी चीज़ है, तो उसके अंदर किसी एप्लीकेशन को यूज़ कीजिए कि जिसके अंदर आप या तो टू डू लिस्ट बना सके या फिर आपका डिजिटल प्लानर वो बन जाए। इन सब चीज़ों को आप यूज़ करेंगे तो आपका जितना भी जो स्टडीज़ के सेशंस है या फिर आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी। और जब आप इस तरह से काम करना शुरू करेंगे, आपकी हर चीज़ को जब आप बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो इसके दो बड़े बड़े फ़ायदे आपको मिलेंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि हर चीज़ के ऊपर, आपकी स्टडीज़ के ऊपर आपको कंट्रोल मिल जाएगा, पूरा कंट्रोल आपका उसके ऊपर रहेगा। और दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम रहेगा, आपको लास्ट आवर रश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको अभी पढ़ाई करने का मूड है और अचानक आपको पता चला कि आज तो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने की डेट है, तो ये नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपकी स्ट्रेस को बहुत कम करेगी और आपका पूरा का पूरा जो ध्यान है तो वो स्टडीज़ के ऊपर लग जाएगा। तो इस टेक्निक को ज़रूर यूज़ करके देखिए। दूसरी जो टेक्निक है तो वो है क्लासेस अटेंड करना। आमतौर पर जब भी पढ़ाई की बात की जाती है तो हमको क्या लगता है कि सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी चीज़ है।
ठीक है, सेल्फ स्टडी अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप पूरी की पूरी पढ़ाई सिर्फ सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते। क्लासेस की इंपॉर्टेंस जो है तो उसको आप कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। क्लासेस में जब आप जाएंगे, जब आप क्लासेस अटेंड करेंगे तो इसके बहुत बड़े बड़े फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। एक चीज़ तो ये कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स आते हैं या ऐसे टॉपिक्स आते हैं कि जो आप खुद से नहीं समझ पाते। इसके लिए उन टॉपिक्स को समझने के लिए, उन कंसेप्ट्स को समझने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और वो एक्सपर्ट्स जो होते हैं तो वो आपके टीचर होते हैं। वो आपको समझाएंगे कि ये जो कंसेप्ट है, जो आपको समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वो आपको उसको समझा देंगे आसानी के साथ में। फिर दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब भी हमको किसी चीज़ को समझने में दिक्कत होती है, कोई डाउट हमारे अंदर पैदा होता है, हमारे दिमाग में कोई डाउट पैदा होता है, तो वो डाउट्स को भी क्लियर कर देते हैं हमारे टीचर्स। अब क्लासेस को अटेंड करने के बारे में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, क्लासेस को सीक्वेंस के अंदर अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। ये बात मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमारी जो क्लासेस होती है तो वो एक क्लास दूसरी क्लास से रिलेटेड होती है। आज जो पढ़ाया जाएगा उसी का अगला जो टॉपिक होगा तो वह अगली क्लास के अंदर पढ़ाया जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि आज क्लास अटेंड की तो उसके 1-2 दिन के बाद में हम गैप कर देते हैं, और गैप करने के बाद में तीसरे दिन क्लास अटेंड करते हैं। तो बीच का वो जो गैप आ गया उसको लर्निंग गैप कहते हैं, तो वो लर्निंग गैप हमारा कम हो जाएगा अगर हम क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करते हैं। फिर क्लासेस को अटेंड करने का एक और फ़ायदा ये होता है कि हम जितनी भी पढ़ाई करते हैं तो वो सिर्फ हमारी अपनी लेवल तक की होती है अगर हम सेल्फ स्टडी करेंगे। लेकिन अगर हम क्लासेस अटेंड करेंगे तो इससे हमारे नॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है, नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सामने जो टीचर्स हमको पढ़ाते हैं तो सीधी सी बात है कि उनके पास में हमसे ज़्यादा नॉलेज होता है। वो जो नॉलेज हमको देंगे तो वो हमको दूसरी किसी जगह से नहीं मिल सकता। एक और फ़ायदा इसका ये भी होगा कि आप जब क्लास अटेंड करेंगे तो आपके साथ में आपके दूसरे भी क्लासमेट्स होंगे, और फिर जब बहुत सारे दिमाग एक साथ एक सब्जेक्ट को समझेंगे तो हर दिमाग की अपनी एक कैपेसिटी होती है, उसकी अपनी एक क्रिएटिविटी होती है। तो वो सारे के सारे लोग मिलकर जब डिस्कशन करेंगे आपस में तो उससे आपको किसी भी सब्जेक्ट को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको मदद मिल सकती है किसी भी सब्जेक्ट को समझने में। इसलिए क्लासेस को ज़रूर अटेंड किया कीजिए। अगली जो टेक्निक है तो वो नोट्स टेकिंग की है। आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोचकर बैठ जाएंगे कि मैं जो कुछ भी पढ़ रहा हूँ तो उसको मैं सिर्फ याद रखूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारे दिमाग की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि वो कुछ चीज़ों को याद करता है, कुछ चीज़ों को याद रख लेता है, कुछ चीज़ों को भूल जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जितनी चीज़ें सुनेंगे या जितनी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो हर चीज़ आपको याद रह जाए, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जिन कंसेप्ट्स को आप समझ रहे हैं, तो उनकी नोट्स आप बनाएं। उन नोट्स को बनाने का एक फ़ायदा तो आपको ये होगा कि आप जब बाद में रिवीजन के लिए बैठेंगे या फिर आप क्लासेस अटेंड करने के बाद में जब आप दोबारा पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो वो नोट्स आपके बहुत काम में आएंगी। उन नोट्स के अंदर आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी कि एक पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको सिर्फ एक वर्ड में या फिर एक लाइन के अंदर समझ में आ जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपने खुद भी इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि नोट्स बनाते वक्त जो चीज़ की भी आप नोट बनाते हैं वो चीज़ आपको बहुत जल्दी याद हो जाती है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर होती है, लेकिन जब हम उस चीज़ को नोट डाउन करते हैं तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाती है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि ये चीज़ हमको बहुत दिनों तक के याद रह जाती है। फिर इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि जब हम नोट्स बना लेते हैं तो फिर हमको पढ़ाई करने में बहुत आसानी हो जाती है। अब एग्ज़ाम के टाइम पर क्या होता है कि बहुत कम टाइम हमारे पास में होता है कि हमको बहुत सारे जो एक टॉपिक्स है या फिर एक बहुत वास्ट सिलेबस है तो उसको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर हमको पढ़ाई करनी होती है। अगर आप नोट्स बनाकर रखेंगे तो नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी नोट्स बहुत ही शॉर्ट होगी। उन शॉर्ट नोट्स के ज़रिए से आप पूरे के पूरे सब्जेक्ट को बहुत कम टाइम के अंदर पढ़ लेंगे। अब नोट्स किन किन चीज़ों की बनानी चाहिए, तो देखिए नोट्स के अंदर आपको सिर्फ कुछ चीज़ों को ही डालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरे के पूरे पेजेस के पेजेस भर रहे हैं नोट्स के अंदर, ये मत कीजिए, बल्कि नोट्स के अंदर सिर्फ की पॉइंट्स जो है तो की पॉइंट्स को लिखिए, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट अगर उसके अंदर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को आप उसके अंदर डालिए, या फिर कोई कंसेप्ट अगर बहुत बड़ा है तो उसको समराइज करके वहाँ पर लिख लीजिए। इन सब चीज़ों का फ़ायदा ये होगा कि आपकी नोट्स बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट बनेगी और इनको आप लेटर रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर अब देखिए कि कई बार क्या होता है कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें बहुत सारे हमारे दिमाग के अंदर डाउट्स पैदा होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम रेज करते हैं, और ये क्वेश्चंस या फिर ये डाउट्स ऐसे होते हैं कि जो हम खुद से इनको सॉल्व नहीं कर पाते। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका हमको समझ में आता है, वो ये है कि हम किसी और से पूछें। लेकिन ये किसी और से पूछने की जब बात होती है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हमको होता है, हम बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, झिझकते हैं। हमको लगता है कि हम किसी से पूछेंगे, खासतौर से टीचर्स से जब हम पूछेंगे तो हो सकता है कि हमारा मजाक उड़ाया जाए या टीचर हमको डांट दे, हमको फिर फटकार दे, कुछ भी कर दे। लेकिन हम क्या करते हैं कि फिर पूछ नहीं पाते। लेकिन ये मत कीजिए,
आपको जो भी डाउट पैदा और आपके दिमाग में हो रहे हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में पैदा हो रहे हैं, तो बेझिझक होकर आपके टीचर से उन सवालों को पूछिए, उन क्वेश्चंस को आप जाकर पूछिए, उन डाउट्स को पूछिए। उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन हो जाएगा, आपका डाउट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस उठे थे तो वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। अब टीचर्स से बात करने का, उनके साथ में डिस्कशन करने का बहुत बड़ा फ़ायदा हमको ये मिलता है कि बहुत सारे हमारे जो सिलेबस है तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे हार्ड टॉपिक्स होते हैं या फिर ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं कि जो हम खुद से नहीं समझ पाते, तो वो हमको समझा देंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हमको कोई असाइनमेंट वगैरह मिला तो टीचर्स की एक एक्सपेक्टेशन ये होती है कि स्टूडेंट्स ने इस असाइनमेंट को इस तरह से लिख कर लेकर आना चाहिए, इस तरह से इसको करके लेकर आना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते, तो अगर हम जाकर टीचर से उसके बारे में बात कर लेंगे कि ये असाइनमेंट आपने जो दिया है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसको किस तरह से करूँ, तो टीचर आपको समझाएंगे और आप उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो जो असाइनमेंट है तो आप उसको लिख कर लेकर आ जाएंगे। तो आपका जो असाइनमेंट है तो वो दूसरों से बहुत ही अलग हो जाएगा। तो ये इतने फ़ायदे इसके होते हैं सिर्फ और सिर्फ इसके कि आप टीचर से जाकर बात करें। और टीचर्स होते ही इसलिए है कि हम उनसे जाकर सवाल करें, उनसे जाकर हम किसी भी चीज़ को समझें। जिस कॉलेज में या जिस स्कूल के अंदर, जिस इंस्टीट्यूट के अंदर हम पढ़ रहे हैं, तो उसने टीचर्स को वहाँ पर इसीलिए रखा है कि वो अपने सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्टीज़ होते हैं। हम जाकर उनकी उस एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अगली चीज़ जो हम हमारी स्टडीज़ को इफेक्टिव बनाने के लिए कर सकते हैं वो ये है कि हम अपनी स्टडीज़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं तो उनको बहुत ही स्मॉल पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर दें। खासतौर से हमारे जो सिलेबस है तो सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ दीजिए। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट को आप अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दीजिए। फिर एक सब्जेक्ट को भी अलग अलग टॉपिक्स के अंदर डिवाइड कर दीजिए। फिर टॉपिक्स को सब टॉपिक्स के अंदर डिवाइड कर दीजिए। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ये चीज़ बहुत बड़ी नहीं नज़र आएगी, बल्कि ये बहुत बड़ी चीज़ भी आपको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर एक छोटी सी चीज़ नज़र आएगी। और इसको देखकर आपको टेंशन नहीं आएगा कि ये कितना बड़ा एक सिलेबस है या फिर कितना बड़ा एक पहाड़ है जो हमारे सामने लाकर रख दिया गया है, बल्कि आपको ये छोटी सी चीज़ नज़र आएगी। और जब छोटी सी चीज़ नज़र आएगी तो उसको अचीव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और इस छोटी सी चीज़ को पढ़ने के लिए, उस छोटे से टॉपिक को पढ़ने के लिए भी ऐसा मत कीजिए कि जो आमतौर पर गलती हम क्या करते हैं कि जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो जोश में आकर बहुत कई ऐसा शेड्यूल बना लेते हैं कि कई कई घंटों तक के हम पढ़ाई कर लेंगे। ये गलती है, ऐसा मत कीजिए। बल्कि अपने स्टडी सेशंस को छोटे छोटे सेशंस के अंदर डिवाइड कर लीजिए। आप एक साथ 3 घंटे मत पढ़ाई कीजिए, बल्कि आधा आधा पौन घंटे के लिए पढ़ाई कीजिए और उसको फिर 3 घंटे बनाइए। इससे आपको थकावट नहीं होगी, फटीग नहीं आएगी, आप बोर नहीं होगे और आपकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन जाएगी। हमारी पढ़ाई को या स्टडीज़ को इफेक्टिव बनाने के अंदर एक और चीज़ बहुत ज़्यादा काम की होती है, वो है सही स्टडी प्लान। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास में जो कुछ भी हम पढ़ाई करने वाले हैं तो उसका एक अच्छा सा प्लान हमारे पास में हो। और इसके अंदर सबसे जो काम की चीज़ होती है वो ये है कि हम सबसे पहले तो हमारे उन सब्जेक्ट्स को लें कि जो हमारी प्रायोरिटी होने वाली हैं, प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स को हम सबसे पहले चूज़ कर लें। और उन सब्जेक्ट्स को, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको प्रायोरिटी वाइज हम उनको सेट कर लें। किस सब्जेक्ट को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, किसको सबसे आखिरी में पढ़ेंगे। ये आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके सिलेबस से या फिर आपके जो भी पूरा एक आपको प्रोफेशनल है तो उससे रिलेटेड जितनी भी सब्जेक्ट्स है तो वो आपका कौन सा सब्जेक्ट आपकी प्रायोरिटी हो सकता है। फिर उस सब्जेक्ट को आप कब तक के कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रियलिस्टिक गोल सेट करना चाहिए। ये ना हो कि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस बहुत वास्ट है और उसके लिए आप कुछ घंटे दे रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा सब्जेक्ट है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस भी छोटा है और उसके लिए कई कई दिन आप लगा रहे हैं। इससे आपकी स्टडीज़ बहुत ख़राब हो जाएगी। तो ये मत कीजिए, बल्कि रियलिस्टिक गोल्स सेट कीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप उस सब्जेक्ट को ख़त्म करके ही छोड़ेंगे, आप उसको पूरा पढ़कर ही छोड़ेंगे। फिर एक बार जब आपके सब्जेक्ट्स प्रायोरिटी वाइज सेट हो गए, आपने उसके लिए रियलिस्टिक गोल भी बना लिया, तो उसके लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए, रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए कि जिसको आप फॉलो कर सके। टाइम टेबल को बहुत ज़्यादा आप रिजिड मत रखिए, बल्कि उसको फ्लेक्सिबल रखिए ताकि आप उस टाइम टेबल को फॉलो भी कर सकें। इन सब चीज़ों का फ़ायदा ये होगा कि आपको पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। आपको मालूम होगा कि आपके दिन का ये जो टाइम है तो ये पढ़ाई करने का है, इस टाइम के अंदर आपको पढ़ाई ही करनी है, दूसरा कोई काम आपको नहीं करना पड़ेगा। दूसरा ये कि आमतौर पर क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को मिक्सअप कर देते हैं। हमारा फैमिली टाइम अलग होना चाहिए, हमारी हॉबीज़ के लिए अलग टाइम होना चाहिए, हमारे वर्क के लिए टाइम अलग होना चाहिए, हमारी स्टडीज़ के लिए टाइम अलग होना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम गुत्थम गुत्ता कर देते हैं, एक दूसरे के साथ में बहुत ही मिला देते हैं। इसका नुकसान ये होता है
कि हम ठीक से ना तो पढ़ाई कर पाते हैं, ना फैमिली को ठीक से टाइम दे पाते हैं। तो हर चीज़ को अलग अलग रखिए, हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट कीजिए, उससे आप हर चीज़ को अच्छी तरह से टाइम दे पाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपके पास में टाइम मैनेजमेंट की स्किल बहुत अच्छी आ जाएगी। आप किसी भी सिचुएशन के अंदर, अपनी लाइफ की हर सिचुएशन के अंदर आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर सीख लेंगे। फिर इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि जब आपके पास में हर चीज़ का शेड्यूल होगा, टाइम टेबल बना हुआ होगा, तो उसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आप लास्ट मिनट स्ट्रेस से बच जाएंगे। ये नहीं होगा कि कल किसी चीज़ का एग्ज़ाम है और आज आपको अचानक उस चीज़ को पढ़ना पड़ रहा है। अगर इस तरह से आप करेंगे तो फिर कभी भी कोई अच्छी पढ़ाई आप नहीं कर सकते, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। और फिर इसका सबसे आखिरी फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो आपकी जो स्टडी का डायरेक्शन है तो वो बहुत सही होगा। आप इधर उधर नहीं भटकेंगे, बल्कि आपकी जो स्ट्रेट लाइन है जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, आप वहाँ तक के पहुँच जाएंगे। अब जब हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो आमतौर पर यह समझा जाता है कि पढ़ाई का मतलब होता है सिर्फ रीडिंग करना। एक किताब उठा लिया और उसको सिर्फ रीड कर रहे हैं, एक बार पढ़ लिया, जब वो समझ में नहीं आया तो दूसरी बार पढ़ लिया, दूसरी बार समझ में नहीं आया तीसरी बार पढ़ लिया, तो रीड कर रहे हैं बस। और इसी को हम ये समझते हैं कि ये पढ़ाई है। ये असल में पढ़ाई नहीं है, ये सिर्फ पढ़ना है। पढ़ने में और पढ़ाई करने में फ़र्क होता है। इसको आप इंग्लिश के वर्ड से समझकर देखिए कि रीड करने में और स्टडी करने में फ़र्क होता है। तो हम आम तौर पर सिर्फ रीडिंग करते हैं, स्टडी नहीं करते। और स्टडी करने का तरीका ये होता है कि जो कुछ भी आपका लर्निंग मटेरियल है तो आप उसके साथ में इंगेज हो जाइए, उसका पार्ट अपने आप को बनाइए। रीडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं, हमको पता भी नहीं होता कई मरतबा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप उसके साथ में इंगेज हो जाएंगे, जिसको हम एक्टिव लर्निंग कहते हैं, एक्टिव स्टडी टेक्निक इसको कहते हैं, तो उसमें यह होगा कि आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो आप अपने आप को उस किताब का हिस्सा बना लेंगे। तो जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आप इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आ रहे हैं तो उसको हाईलाइट कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ कहीं पर समझ में नहीं आ रही तो उसको या तो अंडरलाइन कीजिए या फिर अपने पास में नोट डाउन करके रखिए, नोट्स निकालिए अलग अलग चीज़ों की। आपको जो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है तो उसकी शॉर्ट नोट्स आप बनाइए, आप उसकी ट्री डायग्राम बनाइए, आप फ्लो चार्ट्स बनाइए, आप फिर कंसेप्ट मैप्स बनाइए। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको उस लर्निंग मटेरियल का हिस्सा बना देगी। सिर्फ रीडिंग का एक नुकसान बहुत बड़ा ये होता है कि हम जब सिर्फ रीडिंग करते हैं, और मैंने आपको नोट्स के पार्ट में भी बताया है कि सिर्फ रीडिंग की वजह से कोई भी चीज़ हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर होती है। जब हम उसके साथ में मटेरियल के साथ में जब इंगेज हो जाएंगे तो ये चीज़ हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाती है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको बहुत दिनों के बाद में भी जब आप उस चीज़ को लेकर बैठेंगे पढ़ाई के लिए तो वो चीज़ बहुत जल्दी आपको याद आ जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत उसके लिए नहीं करनी पड़ेगी। तो अपने आप को हमेशा इसके लिए तैयार रखिए कि आपको सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है बल्कि आपको स्टडी करनी है। आपको एक्टिव लर्निंग को अपनाना पड़ेगा, पैसिव लर्निंग का इस्तेमाल मत कीजिए। सिर्फ रीडिंग मत कीजिए बल्कि स्टडी कीजिए। फिर स्टडीज़ को इफेक्टिव बनाने में एक और चीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है और वो है हमारा स्टडी एरिया या फिर हमारा स्टडी रूम या फिर हमारा स्टडी का टेबल। ये ऐसी जगह पर होना चाहिए या फिर हमारा जो स्टडी रूम है तो वो ऐसी जगह पर होना चाहिए कि जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी ना हो, कोई वहाँ पर आना जाना ना करे जब हम पढ़ाई करने के लिए बैठे हों। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर आपको या तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है या तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बल्कि उसका टेम्परेचर वगैरह भी अच्छा होना चाहिए। लाइटिंग वहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, आपको पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसी जगह को जब आप सिलेक्ट कर लेंगे और आप जब उसको स्पेसिफिक कर लेंगे अपने लिए तो कोई और आपको वहाँ पर आकर डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको स्टडी के लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप जब भी उस जगह पर जाकर बैठेंगे तो आपको पता होगा कि ये जो जगह है तो ये आपकी स्टडी के लिए है, यहाँ पर आपको दूसरा कोई भी काम नहीं करना है। और इस चीज़ को और ज़्यादा आप इफ़ेक्टिव अगर बनाना चाहते हैं तो उस स्टडी रूम में या फिर अपने स्टडी टेबल पर गैजेट्स को मत रखिए, मोबाइल फ़ोन को, टैबलेट को, लैपटॉप को मत रखिए। हाँ, अगर आपके उन गैजेट्स के अंदर आपका स्टडी मटेरियल है तो उस चीज़ को आप वहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन उसको भी रखने का तरीका ये है कि आप उसको साइलेंट मोड पर रख लीजिए, नोटिफिकेशंस को बंद करके रख दीजिए, फ्लाइट मोड पर उसको डाल दीजिए और जितनी भी चीज़ें हैं तो उनको ऑफलाइन रखिए। जब आप इनको ऑफलाइन रखेंगे तो फिर आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आप एक चीज़ पढ़ने के लिए बैठे और फिर सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर आप खोकर रह गए, तो ये नहीं होगा। बल्कि वो जितने भी गैजेट्स हैं तो उनको फ्लाइट मोड के ऊपर डालकर रखिए, उनकी नोटिफिकेशंस को बंद करके रख दीजिए, उनको साइलेंट करके रख दीजिए। जो कुछ भी आप कर सकते हैं उनसे बचने के लिए तो वो कीजिए और उनको सिर्फ और सिर्फ अपने रीडिंग का हिस्सा बनाइए। तो अब ठीक है, हमारी जो सोसाइटी है तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको ये प्रिविलेज नहीं मिलता कि उनके अपने घर के अंदर एक स्पेसिफिक स्टडी रूम वो बना
सके, या फिर वो एक स्पेशल एक टेबल अपने लिए रख सके। इतना बड़ा उनका घर नहीं होता, तो फिर ये लोग क्या करें? तो हम में से हर किसी के या तो मोहल्ले में या फिर हमारे गांव के अंदर कोई ना कोई एक लाइब्रेरी ज़रूर होती है, पब्लिक लाइब्रेरी होती है। और लाइब्रेरी का जो इन्वायरमेंट होता है तो वो ऐसा ही बनाया जाता है कि वहाँ पर कोई भी जाकर पढ़ाई कर सके। जब आप वहाँ पर जाकर पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको मदद मिलेगी। दूसरे सबके सब लोग वहाँ पर पढ़ते हुए बैठे हैं, तो आपको भी खुद ब खुद मोटिवेशन मिलेगी कि आप भी वहाँ पर जाकर पढ़ाई करें। आप अगर कुछ ऐसा वैसा काम करने लगेंगे तो सारे के सारे लोग आपको देखेंगे कि ये यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया है लेकिन कुछ और ही काम कर रहा है। आप वहाँ पर शोर शराबा नहीं कर सकते, आप वहाँ पर मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो किसी पब्लिक लाइब्रेरी का आप हिस्सा बन जाइए, वहाँ पर जाकर पढ़ाई करना शुरू कीजिए। अब इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा क्या होता है कि आपका एक तो फोकस और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, आपका सारा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई के ऊपर होता है। और दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप खुद सोच कर देखिए कि अगर आप एक ऐसी जगह पर पढ़ते हुए बैठे हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है, नॉइजी इन्वायरमेंट है, वहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, हर कोई आते जाते आपसे बात कर रहा है, बच्चे आपके घर के अंदर शोर कर रहे हैं, आपके घर में टीवी चल रहा है, आपका मोबाइल फ़ोन है जो हर वक्त बज रहा है, उसके ऊपर कभी किसी का फ़ोन आ रहा है, कभी कोई आपको बुला रहा है, कभी कोई काम बता रहा है, तो आपकी पढ़ाई कब होगी फिर? तो जो चीज़ को आप सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में पढ़ सकते थे, तो इन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से उस चीज़ को पढ़ने में आपको कई कई घंटे लग जाएंगे। अगर आप अपना कोई एक स्पेशल स्टडी रूम बना लेते हैं या फिर किसी भी पब्लिक लाइब्रेरी में जाकर आप पढ़ाई करते हैं, तो जिस चीज़ को पढ़ने को आपको कई घंटे लग रहे थे तो आप उसको कुछ मिनट के अंदर पढ़ लेंगे। सिर्फ थोड़ी देर के अंदर आप उसको पढ़ सकते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। टिप नंबर 9 हमारी ये है कि आप अगर अकेले पढ़ाई नहीं कर सकते तो फिर आप किसी स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर अगर स्टडी ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं कर सकते तो कम से कम अपने किसी दोस्त को अपने पास में पढ़ने के लिए बुलाइए, उसके साथ में मिलकर पढ़ाई कीजिए। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमको ये मिलता है कि हम अगर अकेले में स्टडी करने से बच रहे हैं, चूक रहे हैं, कहीं पर पढ़ाई करने के अंदर ध्यान नहीं लग रहा, तो हमारे उस दोस्त को देखकर या फिर हमारे उस स्टडी ग्रुप को देखकर हमें मोटिवेशन मिलता है कि ये सब के सब लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर मुझे भी पढ़ाई करनी चाहिए। ये सब लोग हो सकता है कि पढ़ाई करके मुझसे ज़्यादा मार्क्स ले ले, ये टॉप कर ले और मैं पीछे रह जाऊँ। हो सकता है कि ये अगली क्लास के अंदर चल जाए और मैं उसी क्लास के अंदर पढ़ा रह जाऊँ, फेल हो जाऊँ। इन सब चीज़ों की वजह से आपको मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। दूसरा ये कि जब सबके सब लोग मिलकर पढ़ाई करते हैं तो फिर एक नेचुरल इन्वायरमेंट उसके अंदर ये बनता है कि एक दूसरे से क्वेश्चंस भी करते हैं कि तुम्हारी कितनी पढ़ाई हुई, तुम्हारा सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ। तो इससे अकाउंटेबिलिटी पैदा होती है, आप जवाबदेह हो जाते हैं सामने वालों को कि आपको जवाब देना है उनको। आपको मालूम है कि जब ये सवाल पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरा ये और ये सब्जेक्ट हो गया, इस सब्जेक्ट के इतने टॉपिक्स मेरे कवर हो गए। और फिर दूसरा ये कि जब स्टडी हम ग्रुप के अंदर करते हैं तो वहाँ पर फिर एक चीज़ ये भी हो सकती है कि हम वहाँ पर एक दूसरे के साथ में क्विजेस खेलें, टेस्ट एक दूसरे का ले लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम के अंदर फिर हमको जब हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे तो उसके आंसर लिखने में हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दूसरा ये कि जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारे स्टडी ग्रुप्स के अंदर जो लोग शामिल होते हैं, तो उससे हमको बहुत सारी एडवाइसेस भी मिल जाती हैं। अगर हमको पढ़ाई करने के अंदर दिक्कत हो रही है तो वो हमको कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे कि जो हम खुद से नहीं कर सकते थे। तो ये एक इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। फिर एक फ़ायदा ये होता है कि हमारे ग्रुप के अंदर हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हो कि जो बहुत ज़्यादा शार्प हो, स्टडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, जिनका दिमाग जो है तो वो स्टडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा चल जाता है। तो ऐसे लोगों के ज़रिए से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये एक तरह से हमारे पास में रिसोर्स पर्सन हो जाते हैं। तो ये चीज़ ऐसी है कि आपको ज़रूर करके देखनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान इसके अंदर ये रहे कि हमारा जो स्टडी ग्रुप हो तो वो सिंसियर लोगों का हो। ऐसा ना हो कि उसके अंदर एक दो लोग ऐसे आ जाएं कि जिनका पढ़ाई के अंदर बिल्कुल ध्यान नहीं लगता। अगर हम ऐसे लोगों को अपने उस ग्रुप के अंदर डाल देंगे तो फिर सारा का सारा ग्रुप जो है तो उसको बनाने का जो मकसद होगा, उसको बनाने का आपका जो एक एम होगा तो वो ख़त्म होकर रह जाएगा। आप पढ़ाई नहीं करेंगे बल्कि वहाँ पर दूसरे ही कुछ काम शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप इस चीज़ को कर सकते हैं तो बिल्कुल करके देखिए, स्टडी ग्रुप बनाइए या फिर कम से कम अपने किसी दोस्त के साथ में पढ़ाई कीजिए। सबसे आखिरी जो टेक्निक है जो हमारी स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकती है वो है टेस्ट लेना खुद का। और इसका तरीका ये है कि आप क्या कीजिए कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हैं तो पढ़ाई करने के बाद में या तो खुद से एक टेस्ट अपना बनाइए, कुछ क्वेश्चंस निकालिए, उसके आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुद से नहीं निकाल सकते तो फिर किसी और की मदद लीजिए, अपने किसी दोस्त को बोलिए, अपने टीचर को बोलिए कि वो आपका एक टेस्ट ले ले छोटा सा। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए बहुत लंबा टेस्ट आप अपना ले, बल्कि छोटा सा एक टेस्ट ले लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी फिर एग्ज़ाम लिखने के लिए बैठेंगे तो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस को देखकर घबराहट नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको टेस्ट देने की आदत रहेगी। तो इसका तरीका ये भी है
कि आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, PYQs जिनको कहते हैं, तो वो निकाल कर लेकर आइए। आपके स्कूल के, कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर आपको ये मिल जाएंगे, बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। या फिर मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी बुक्स अवेलेबल होती हैं कि जिसके अंदर PYQs होते हैं, तो वो निकाल कर लेकर आइए। अपने खुद से कुछ टेस्ट बनाइए, क्विज बनाइए। इन सब चीज़ों को जब आप सॉल्व करेंगे, उसमें जो मौजूद क्वेश्चंस हैं उनको जब सॉल्व करेंगे, तो आप उस सब्जेक्ट के अंदर धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। जो कंसेप्ट्स आपको समझ में नहीं आए थे, तो आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का जवाब मुझे लिखना नहीं आया, इसका मतलब ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, ये क्वेश्चन का जवाब मुझे नहीं आता, इसका मतलब ये कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आया। तो आप फिर से रिविजिट करेंगे उस कंसेप्ट के ऊपर और आप उसको दोबारा पढ़कर देखेंगे। तो अपने आप को टेस्ट लीजिए। आप खुद से नहीं ले सकते तो किसी और की मदद लीजिए जो आपका टेस्ट ले। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप एग्ज़ाम एंग्जाइटी से बच जाएंगे और आपकी जितनी भी पढ़ी हुई जो चीज़ें हैं तो वो बार बार टेस्ट देने की वजह से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर फिट हो जाएंगी। तो ये है वो 10 टिप्स कि जो आपकी स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। हो सकता है कि आप इन टेक्निक्स को जब यूज़ करेंगे तो आप अपने क्लास के टॉपर बन जाए, अपने कॉलेज के टॉपर बन जाए, अपने सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट बन जाए, अपनी फील्ड के अंदर आप सबसे हटकर निकले, एक यूनिक स्टूडेंट बनकर आप निकले। इन टेक्निक्स को यूज़ करके हो सकता है कि आपका जो एकेडमिक्स है तो वो बहुत ही अच्छा हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको ये बात भी पता है कि हमारे इस चैनल के ऊपर मैं वो वीडियोस डाल रहा हूँ कि जिससे हमारी ज़िंदगी बेहतर बन सकती है, एक अच्छी ज़िंदगी हमारी बन सकती है। चाहे वो हमारी स्टडीज़ से रिलेटेड हो, चाहे फिर हमारी वो हेल्थ से रिलेटेड हो, या फिर हमारी लाइफ बेटरमेंट से रिलेटेड हो, या हमारी स्किल और टैलेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। तो ये तमाम चीज़ें मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ ताकि जो एक पब्लिक है तो उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा इससे मिले। अगर आप ये चाहते हैं कि इससे आपको भी फ़ायदा मिले, आपके दोस्तों को, आपके जान पहचान वालों को भी इससे फ़ायदा मिले, तो हमारे इस चैनल को दूसरों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, उनको शेयर कीजिए और ख़ुद भी इसका फ़ायदा उठाइए, दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अगले टॉपिक के साथ में।